नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, आपको पता ही है हमने शुरू की है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज और इसके अंतर्गत ये सीरीज हिंदी साहित्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आज इस सीरीज का दूसरा वीडियो है और इसके अंतर्गत आज हम कवर करेंगे प्रश्न संख्या 74 से लेकर 143 यानी 74 से लेकर 143 तक। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये बार बार रिपीट होते हैं, अतः ये प्रश्न आपको याद होने ही चाहिए विद्यार्थियों, तभी आप मेरिट में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद्यार्थियों। 74वां जो प्रश्न है वो है शिवा बामनी के रचनाकार कौन है। तो शिवा बामनी के रचनाकार हैं भूषण। 75 शून्य की खोज किसने की। शून्य की खोज की आर्यभट्ट ने। 76वां प्रश्न शेष कादंबरी के रचयिता कौन है। अलका सरावगी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेष कादंबरी के रचयिता पूछा जाता है तो अलका सरावगी शेष कादंबरी की रचयिता है। श्रद्धा किस कृति की नायिका है। तो याद रखिएगा, श्रद्धा जो नायिका है वो कामायनी की है, जयशंकर प्रसाद के इस रचनाकार हैं। तो श्रद्धा किस कृति की नायिका है, कामायनी। इसी तरह संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो 22 भाषा ऐसी हैं जिनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है राज्यभाषा के रूप में। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 4 नई भाषाएं कौन सी हैं। तो सबसे लास्ट में नई नवेली भाषाओं के रूप में संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया है। विद्यार्थियों, केवी और नवोदय में ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है और ये फेवरेट प्रश्न है आरपीएससी का भी। तो आप याद रखिएगा इसे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 4 नई भाषा जो सबसे लास्ट में शामिल हुई हैं वो है संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। इसके बाद प्रश्न आता है 80। इसके अंतर्गत हम देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। तो अनुच्छेद 343(1). तो यहाँ याद रखिएगा, वो सभी ऑप्शन में अनुच्छेद 343 देता है, इसलिए सब सेक्शन आपको याद होना जरूरी है। तो आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संविधान में हिंदी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। 81वां प्रश्न है संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है। सो सुदामा पांडे धूमिल जी है संसद से सड़क तक के काव्य के रचनाकार। फिर ये इंपॉर्टेंट बनता है कि संसद से सड़क के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल। 82वां प्रश्न है संस्कृत के सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है। तो ऐसी कौन सी भाषा है जो संस्कृत के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। विद्यार्थियों याद रखिएगा, वहाँ पर आपको मलयालम भी ऑप्शन रहता है और अधिकतर विद्यार्थी परेशान होते हैं मलयालम और तेलुगु में। तो आपको तेलुगु सबसे ज़्यादा संस्कृत के नज़दीक है, ऑप्शन तेलुगु को सेलेक्ट करना है। इसी तरह 83वां प्रश्न है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो संस्कृति के 4 अध्याय रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। सखी वो मुझसे कहकर जाते इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। मैथिली शरण गुप्त हैं और ये साकेत में ये पंक्तियां आई हैं कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी। ये था 85वां प्रश्न। 86वां प्रश्न है किस आलोचक ने अपने ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी को जन्म दिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की। तो फायान ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा की थी। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा। यूनान वासियों ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल इंडिया गठबंधन की चर्चा चल रही है, हो सकता है प्रश्न एग्जामिनर दे दे कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा। यूनान वासियों ने। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष लिखा हुआ है। तो आप याद रखिएगा विद्यार्थियों, भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो कबीरदास जी इसके रचयिता है। साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम पूछा जाता है और 91वें प्रश्न के रूप में हम इसे देख रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो याद रखिएगा आप। 92वां प्रश्न है हिंदू सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे सिंधु सभ्यता के लोग। तो प्रश्न अधिकतर ऐसे ही बन जाते हैं हिंदी में कि हिंदी
सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी हैं? तो ये भाषा से रिलेटेड प्रश्न में आते हैं, इसीलिए ये आपको इतिहास का प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन इतिहास से नहीं है, भाषा से जुड़ा प्रश्न है। यही कारण है कि हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो भूमध्य सागरीय। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर किसका शिष्य था? तो याद रखिएगा अरस्तु का। ये सभी अब हिंदी साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न हैं, इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न हैं, इसलिए यहाँ पर रखे गए हैं। सिकंदर किसका शिष्य था? 94वां प्रश्न हमने यहाँ पे लिया है। सिकंदर किसका प्रश्न शिष्य था? तो अरस्तु का। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? यानी सिद्धों के द्वारा जो रचनाएं हुई हैं उनकी काव्य भाषा है देव भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। वहां पर आपको ऑप्शन में देव भाषा मिश्रित अपभ्रंश दिखाई दे तो आप टिक करिएगा, नहीं तो पुरानी हिंदी जरूर लिखा हुआ मिलेगा। 96वां प्रश्न है विद्यार्थियों, सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर्वर माल। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कृष्ण की मुरली की बात आती है तो सूरदास जी इसमें ज़्यादातर फिट बैठते हैं। सूरदास जी की ये रचना है। सुभाषित वली के लेखक कौन है? तो मयूर हैं सुभाषित वली के लेखक। ये यूजीसी नेट का पूछा हुआ प्रश्न है। सुभाषित वली के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा मयूर। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। कई बार प्रश्न आ चुका है सुहाग के नुपुर, ये प्रश्न केवी में पूछा गया था। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। सूरदास के गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा सूरदास के गुरु जी हैं वल्लभाचार्य। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। अशोक के फूल निबंध संग्रह है अशोक के फूल, उसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 103 प्रश्न पे आता है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं। इसी तरह 104वां प्रश्न है आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो आंसू है जयशंकर प्रसाद जी की। एक नार पिया को भानी तन वाको सगराजू पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो यह पंक्ति ब्रज भाषा की है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी महाकाव्य है। इसी तरह गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो बिहारी लाल ने किया है। गाथा कहने के लिए किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? याद रखिएगा बहुत इजी प्रश्न लगता है, लेकिन अधिकतर प्रश्न को गलत करके आते हैं विद्यार्थी। गाथा यानी गाहा कहने के लिए किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? वो है प्राकृत। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो उत्तरावस्था होती है घनिष्ठतर। चारु शब्द की शुद्ध भावनात्मक संज्ञा पूछी जाती है तो चारुता इसकी शुद्ध भावनात्मक संज्ञा है। 111वें प्रश्न के रूप में हम लेते हैं विद्यार्थियों, चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो ये कथन महतो का है कि जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। ये महतो कहता है गोदान के अंदर। जो जिण सासन भासे हूँ सौ मई कहूँ सार, जो पालयूँ सौ भाव करी सो तारी पावयूँ पार। इस दोहे के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो जिण सासन, याद रखिएगा सिण सासन जहाँ भी आ जाए तो देवसेन का नाम आता है। तो जो जिण सासन भासे हूँ ये कथन है देवसेन का। झरना के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। काव्य संग्रह है झरना। दुरित दुख दैन्य न थे, दुरित दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कहे जाते हैं सुमित्रानंदन पंत, और इन्होंने लिखा है कि दुरित दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूप्रात। तो ये कथन, ये पंक्ति आती है सुमित्रानंदन पंत जी की। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जम लोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक करके। ये पंक्तियाँ किस कवि की द्वारा सृजित है? तो ये नाभादास की पंक्ति है और बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा इसको, ऐसे लिंक करके नाभादास से आप लिंक करके पढ़िएगा। देखन जो पाऊँ तो पाठों जम लोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक करके। तो पठाऊँ और पाऊँ तऊ ऐसे वर्ड, जब भी दूजऊँ ऐसे वर्ड आते हैं तो वो नाभादास जी की रचना में ही आते हैं। 117वां प्रश्न है दोहा कोश के रचयिता पूछा है तो सरापा दोहा कोश के रचयिता है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक को पूछा है तो प्रेमचंद जी है, मुंशी प्रेमचंद जी। 119वां प्रश्न में पूछा है कि नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की थी? तो नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी हर्षवर्धन ने।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है। कई बार ये कथन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कहा है कि निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा। राम की बात हो रही है तो रामविलास शर्मा, राम राम को लिंक कर दीजिए। राम के बारे में किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है। 122वां प्रश्न है, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद पूछा है तो निह प्लस उत्तर होता है। ये हमने संधि का वीडियो बनाया है, अपनी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। आप मात्रा देख करके संधि बता देंगे कि कौन सी संधि है। इसी तरह से निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन जी। और 124वां प्रश्न है, पंचवटी कौन सा समास है? तो पंच, क्योंकि यहाँ संख्या आ रही है, द्विगु है। समास का वीडियो आप देखिएगा, 1 नैनो सेकंड के अंदर आप उत्तर दे पाएंगे और जब बाकी लोग उसका विग्रह करते रह जाएंगे तब तक आप पूरा पेपर कर चुके होंगे। 125वां प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। 126वां है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। तो ये तो फेमस पंक्ति है, आपको पता ही है, तुलसीदास जी की। 127वां प्रश्न है विद्यार्थियों, पल्लव के रचयिता कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार। 128वां प्रश्न, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र का है? तो ऐसे कथन देवसेना ही कहती है। उसमें कहती है कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। ये कथन है देवसेना का और जयशंकर प्रसाद जी का यह नाटक है स्कंदगुप्त। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसने कहा है? नंदुलारी वाजपेयी जी ने कहा है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। विद्यार्थियों, एक वीडियो हमने बनाया है 40% गारंटी वाला, उसमें भी इसी तरह के कंटेंट हमने दिए हैं, बहुत सारे कथन दिए हैं। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा प्लीज। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार पूछा है तो नरेंद्र शर्मा जी हैं। प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की? तो हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन। शासक जब भी पूछा जाए तो याद रखिएगा, एक ही शासक हुए जिन्होंने रचनाकार हुए हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार भी हुए हैं, वो हैं हर्षवर्धन जी। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल जी प्रेम सागर के रचनाकार हैं। बांगरू बोली किस बोली के निकट संबंध है? तो खड़ी बोली से निकट है। इसी तरह से बैताल 25 के रचनाकार पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुरती मिश्र। सुरती मित्र हैं बैताल 25 के रचनाकार और कई बार ये एग्जाम में आता है और हम इसको देखते हुए भी गलत कर देते हैं। भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता है नाभादास। तो भक्तमाल भक्त काल के कवियों की जानकारी देता है, भक्तमाल के रचयिता है नाभादास। बरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो पुष्य मित्र शुंग ने बरहुत स्तूप का निर्माण कराया। पुष्य यानी स्तूप, पुष्य और स्तूप को आप लिंक करेंगे तो याद रहेगा। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, ये सबको पता है, फेमस रचना है। मनुष्य के आवरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। मनुष्य के आचरण का प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, ये बुद्धि नहीं होती, ये कथन कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न है 139वां और प्रश्न का आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है रस मीमांसा और उसके रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी, इसकी भाषा जो है वो खड़ी बोली है। 141वां प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कई बार ये प्रश्न आता है, 7 कांड है, सिंपल है, लेकिन काफ़ी बार विद्यार्थी गलती करता है। 142वां प्रश्न है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो भक्ति रस को मान्यता दी गई है। 143वां आज का अंतिम प्रश्न है, लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती। पंक्ति में जयशंकर प्रसाद किस रचना का अंश है? तो ये कामायनी का अंश लिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता हैं। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नाचती, ये कामायनी की पंक्ति है और ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो विद्यार्थियों, ये थे आज के 74 से लेके 143 तक क्वेश्चन। क्योंकि आपका टाइम कम रहता है, आपके पास और भी पढ़ाई करनी होती
की है, इसीलिए हम शॉर्ट में आपको 15 मिनट का वीडियो डेली लेकर के आएंगे और 1000 प्रश्नों को आपको कंप्लीट कराएंगे। आशा है हमारा पहला वीडियो आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। इसी तरह रोज एक वीडियो आएगा, एक बार रोज आप दोनों वीडियोज को देखिएगा, एक बार रिपीट करने से आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। अब एक छोटा सा संदेश आपके लिए। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर दिख रहे बहुत सारी थंबनेल्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी हमने कवर करा दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट करिए, बहुत सारा हिंदी का कंटेंट ऑलरेडी पढ़ा दिया है। हम देते हैं हैंड रिटन नोट, आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं होगी। विद्यार्थियों जाइए, और जो पहला वीडियो कॉर्नर में दिख रहा है लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, हिंदी साहित्य एक वीडियो और 40% की गारंटी, ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट दिया है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। साथ ही बिहारी रत्नाकर हो गया, रामचरितमानस बालकांड हो गया, कहानी यही सच है, बहुत सारी कहानियां कंप्लीट करा दी है और साहित्य भी हमने कंप्लीट करा दिया है, तो आशा है आप देख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कल इसी तरह के प्रश्नों के साथ।